ईरान संघर्ष का कारण क्या है सर? क्या रीजन है? ये तेल का खेल है, आखिर है क्या सर ये? हरमुज स्ट्रेट है, हरमुज के ऊपर कंट्रोल ईरान का ज्यादा है। भारत को क्या करना चाहिए? पेट्रोल बढ़ चुका है, डीजल बढ़ चुका है, गैस या तो मिल नहीं रही है या तो बहुत ज्यादा रेट पे मिल रही है। मुरादाबाद में हारिश वो लड़का पकड़ा गया, स्लीपर सेल है। ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी। मतलब इस बात से आप भी और मारेंगे। क्या बात है। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, ये टकराव किस बात का है? रणनीति का, सुरक्षा का, संसाधन का या अस्तित्व का? अगर ये स्थिति लंबी चली तो क्या इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक रहेगा या पूरे विश्व स्तर पर यह बदलाव ला सकता है? भारत क्या अब रक्षा के मामले में पहले से ज्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर हो चुका है? क्या हमारी रणनीति पहले से ज्यादा स्पष्ट और स्वतंत्र हुई है? और अगर होर्मुज़ स्ट्रेट में बाधा आती है तो दुनिया में तेल और गैस सप्लाई और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा? इन सब अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ रहेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल श्री अमिताभ जोशी जी। आपने मुरादाबाद से अपनी स्कूलिंग की, उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद आप 1980 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करी आपने। आप बिहार रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति लिए पहली पोस्टिंग में। उसके बाद आपने श्रीलंका, सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों और कारगिल वार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा आपने जम्मू कश्मीर में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। रिटायरमेंट के समय आप एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको 11 अवार्डों से नवाजा गया, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और आर्मी चीफ द्वारा आपको विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने बहुत पॉडकास्ट करे, लेकिन पहली बार मैं अपने आप को नर्वस पा रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। मेरे जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को आज बहुत फ़ायदा पहुंचेगा आपके ज्ञान से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बे से। तो सर, अपना स्टार्टिंग करते हैं हम आज का सिलसिला। सर, जैसे पूरे दुनिया में इस टाइम डर का माहौल है, पैनिक है, हिंदुस्तान में बहुत पैनिक है, सब लोग डरे हुए हैं कि क्या होने वाला है। अमेरिका प्लस इजराइल और ईरान संघर्ष का कारण क्या है सर? क्या रीज़न है? ये तेल का खेल है, आखिर है क्या सर ये? सबसे पहले आपका धन्यवाद सर, आपने इस पॉडकास्ट में हमको शिरकत करने के लिए बुलाया। धन्यवाद। जो सवाल है, ये जो ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो इसके लिए क्यों चल रहा है और क्या हो रहा है? इजराइल है, अमेरिका है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ये सब लोग क्यों लड़ रहे हैं? इसके कारण में जाने के लिए पहले हमको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। जो कहीं तो कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोग अनभिज्ञ रहते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जिसको आज हम ईरान बोलते हैं, असल में ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है जो कि पर्शियन सभ्यता बोली जाती है, पर्शिया जिसको बोलते हैं। आज हम लोग उनको पारसी बोलते हैं। पारसी। और एक ज़माने में करीब 3-3.5 हजार साल पुराने ये सभ्यता थी पर्शिया की। और उस समय पर्शिया और इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन, भारत के बड़े अच्छे रिलेशन हुआ करते थे सर। व्यापार चलता था और दोनों का समभाव था। इतना ही नहीं, सो मच सो कि उनके रिलीजन भी लगभग एक से थे 3-3.5 हजार साल पहले। जैसे हम लोग एक भगवान को मानते हैं, ऐसे ही पर्शिया भी, उनके लिए एक भगवान होता था। अच्छे काम करो, उसका फल अच्छा मिलेगा, अच्छा जीवन जियो, नैतिक जीवन जियो, ऐसे उनका विचार था और एक भगवान को माना करते थे। वेरी गुड। और एक वो लोग ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति उसको बोल सकते हैं, जिसको वो बोलते हैं इटर्नल फायर। आज भी आप किसी ज़ोरास्ट्रियन जो उनकी इबादत गाह या मंदिर में जाएंगे तो आपको बाहर ही एक बड़ी
ज्योति मिलती है। अगर आप गोवा में जाओ या कोची में जाओ तो वहाँ पे इनके बड़े अच्छे मंदिर हैं जो ज़ोरास्ट्रियन, वहाँ पे एक ज्योति जलती है और वो इटर्नल फ्लेम बोला करते हैं सर। और वो इसी बात का प्रमाण होती है, प्रतीक होती है कि सारी बुराइयों को ध्वस्त कर दो और अग्नि की पवित्रता में हर चीज़ पवित्र हो जाएगी। सर ये उनका विचार मानना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उस एक तो सभ्यता इतनी पुरानी और कुछ विचार भी थोड़े थोड़े भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से मिलते जुलते हैं और ये रिलेशन हमारे थे पुराने। लेकिन कालांतर में जैसे आप जानते हैं फिर क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है, आगे चल के इस्लाम का जन्म होता है, ज्यूज होते हैं। तो ऐसे करके करके कई सारे ये 3-4 रिलीजन उस जमाने में उस एरिया में हुए, जेरूशलम और धीरे धीरे करके करीब ये सब सिलसिला चलता रहा और पर्शिया के ऊपर अटैक्स हुए। पर्शिया के ऊपर उस समय तो पर्शिया था, ईरान तो था ही नहीं। सर तो पर्शिया के ऊपर अटैक हुए। वो भी काफ़ी समृद्ध लोग थे, खेती करते थे और व्यापार करते थे। अटैक मुगलों ने किए, टर्क्स ने किए, मंगोल्स ने किए, क्योंकि वो कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का एरिया मिलता है उसके वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ में। तो इस तरीके से उनके ऊपर अटैक होते रहे। धीरे धीरे वो पर्शियन में जो है बाकी लोगों का हस्तक्षेप होता गया और जो हैं रिलीजन और वो लोग आए। इस तरीके से धीरे धीरे वो बदलाव होता गया पर्शिया और करीब करीब ये सिलसिला चला था 1500 तक ईस्वी तक। तो 1500 ईस्वी से लगभग इस्लाम ने उधर अपनी जड़ें जमा ली अच्छी तरीके से और फिर 1500 से लेकर 1725 तक लगभग इस्लाम रूल ज़्यादातर रहा वहाँ पे। तो पूरी पर्शियन कंट्री कन्वर्ट हो गई इस्लाम में? आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा कन्वर्ट हो गई, थोड़ा भगा दिए गए। उस समय के ज़ोरास्ट्रियंस आज इंडिया में मौजूद हैं, जिसको हम पारसी बोलते हैं। सर और वो वही एक सिर्फ इंडिया ने उनको सहारा दिया उससे, तब से, आज से नहीं, 300-400 साल पहले की बात। और वो इसलिए इंडिया को से ईरानियंस का इंडिया से बड़ा लगाव है क्योंकि वो रूट्स तो ज़ोरास्ट्रियन है ना। हाँ। सर तो इसलिए वो अच्छा मानते हैं इंडिया को। तो इस तरीके से मुगल हो गए और करीब करीब 1500 से 1700 के बीच में बाद में ज़्यादातर करके शिया उधर बहुल क्षेत्र हो गया और ईरान में आज देखें तो वो शिया बहुल क्षेत्र है और शियाई हैं ज़्यादातर वहाँ। तो करीब 1725-29 में इस तरीके से चला और शिया राज्य हो गया और वहाँ पे शासन हुआ शाह डायनेस्टी का। और शाह डायनेस्टी ने उस समय पर बड़े प्रोग्रेसिव उनके विचार थे। तो उस काल से 1900 कुछ तक 1915-20 तक लगभग चली शाह डायनेस्टी चली और उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव 1900 में तरक्की की। 1920 से आके इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, एजुकेशन और बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो काफ़ी तरक्की हुई, पैसे काफ़ी ईरान में थे, पर्शिया में थे। तो और इस तरीके से वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा उधर पहुंचा अब प्रादुर्भाव हो गया वेस्टर्न कल्चर का, यूएस का एंड ऑल। इस तरीके से वो फिर हम देखते हैं कि मुगल के मतलब मुस्लिमों के बीच में वेस्टर्न कल्चर आ गया। अब ये चीज़ उनको धीरे धीरे सताने लगी और करीब करीब 1979 में ये बात जो है बाहर आ गई सामने और उस समय पे एक रिवॉल्यूशन हुआ जो हार्ड लाइनर्स मुस्लिम थे, शिया, उन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया अगेंस्ट शाह को मार पीट के भगा दिया गया। और उसके बाद से वहाँ पे जो खोमेनी सीनियर अयातुल्ला खोमेनी थे, हाँ, उनका शासन स्थापित किया गया और उसके बाद से 79-80 से अयातुल्ला खोमेनी साहब, मतलब आज़ादी खत्म, वो हिजाब वही सब कुछ। उसके बाद से आप देखते हैं कि वो हाँ टिपिकल रेडिकलाइजेशन हो गया और वो पर्दा प्रथा, हिजाब, बुर्का, पढ़ाई नहीं करेंगी औरतें और ये सब अभी आपने देखा ही होगा रिसेंट 2 सालों में कितने उधर पता नहीं कितने हजारों 12,000 बच्चों को मारा गया।
सड़कों पे भी मार दिया, बंदूकों से मार दिया, काट दिया। किस लिए? बुर्का नहीं पहना है, हिजाब नहीं पहना है, ऑल दैट। तो सब इसके सब पीछे खामनेई जी का हाथ है। हाँ, ये रेडिकलाइजेशन है। अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एक आदमी का, Particular। लेकिन ये उनकी सोच इस प्रकार की हो गई कि पढ़ाई नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन हो गया। और इसी चक्कर में फिर वो एंटी वेस्ट हो गए। सर जो पहले प्रो वेस्ट थे वो एंटी वेस्ट। बेस्ट हो गए। और इसी तरीके से इजराइल से भी झगड़ा शुरू हो गया, और इसी अमेरिका से झगड़ा शुरू हो गया, वेस्ट से झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन ईरान के पास ऑयल है, तो ऑयल उनका बेचा जाता था। हरमुज स्ट्रेट है, हरमुज के ऊपर कंट्रोल ईरान का ज़्यादा है, क्योंकि वो उसी के साथ से निकल के आती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के झगड़े वगड़े होते रहे, और डायरेक्टली तो ईरान के पास इतनी पावर थी नहीं कि वो अमेरिका से लड़ सके। सर तो उन्होंने इसका दूसरा रास्ता निकाला, सर जो कि ये करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया इंडिया से लड़ने के लिए, टेररिस्ट। ईरान ने भी वही किया। हिजबुल्ला, हमास, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा की या सपोर्ट किया? सब पैदा की, फिर उनको सपोर्ट किया, हथियार दिए, असला दिया, पैसा दिया, ताकि वो अपने उनको डिस्टर्ब कर सके। जैसे कि आपने देखा उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ इजराइल में अक्टूबर में, 25 अक्टूबर और क्या 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 25 को अटैक हो गया, और किस तरीके से हुआ। उसके बाद इजराइल ने कहा अब हम मारेंगे, खूब मारेंगे। इधर अमेरिका में जो बिजनेस है, जो पैसा है, वो किसके पास है? इजरायलीज के पास, यहूदियों के पास, ज्यूज के पास। तो इजराइल ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया कि भाई लड़ाई लड़ो। अमेरिका, अभी ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये बहुत सारे कारण हैं, इसमें तेल भी है, इसमें रेडिकलाइजेशन भी है, इसमें ज्यूज को मारना इन हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से, ये सारी कई सारी चीजें हैं। ये सब कारण बने, एक चीज नहीं है। तो ये सारे मिल मिला के ये कारण बने। जैसे पूरी इजराइल की आबादी है 98 लाख, जिसमें 78% यहूदी हैं। सर 78 लाख यहूदी हैं वर्सेस 57 मुल्क इस्लाम के, वो सब परेशान रहते हैं इजराइल से। क्या उसके पास ऐसी जादुई चिराग है जो सबको हड़का के रखता है इजराइल? और सारे सर पश्चिम देश इजराइल के सपोर्ट में क्यों खड़े हो जाते हैं? हमेशा में देखते हैं नाटो हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, सब इनके सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा इजराइल के सपोर्ट में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बात जैसे मैंने कहा, पैसा किसके पास है? जूस के पास। अमेरिका का 80% पैसा जूस के पास। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी वो डिपेंड करता है जूस क्या चाहते हैं। तो इसका सीधा सा एक कारण तो एक ही है। दूसरा, हमेशा जूस को मार रहे हैं वो मुस्लिम कंट्रीज मिल मिला के, जो भी है। कई, जैसे आपने बोला, इतने सारे कंट्री तो नहीं मार रहे, बट कुछ कंट्रीज मिलके मार रहे हैं, चाहे वो लेबनान है, चाहे वो सीरिया है। और ये सब, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? परोक्ष रूप में ईरान कर रहा है, थोड़ा सा पाकिस्तान कर रहा है, थोड़ा कोई और, रशिया भी हो सकता है कर रहा हो, बट ऐसे अभी इंडिकेशंस तो नहीं आए हैं कि रशिया कर रहा है। हाँ, अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है रशिया इंटेलिजेंस देने के लिए, वो बात सही है, चाइना और रशिया, कि कहाँ पे अटैक, कहाँ पे ड्रोन गिराने वगैरह। तो इस तरीके से अगर आप देखें, ये कारणों की वजह से अमेरिका बाध्य हो जाता है और वेस्ट बाध्य हो जाता है कि वो अटैक करे ईरान पे और उनको रहने के लिए बोले। अब आपने बोला कि इजराइल के पास ऐसी कौन सी, यही ताकत है। प्लस उनके यहाँ हर आदमी फौज में जाता है। बच्चा बड़ा हुआ, 18 साल का हुआ, लड़का हो लड़की हो, वो सारे फौज में जाएंगे। पहले 2 साल 3 साल फौज में नौकरी करेंगे, फिर वो अपने अपने जो भी जीवन शैली में उन्हें जो करना है, देशभक्ति की भावना भरी हुई है, कोट के। तीसरी बात जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज एग्जिस्टेंशियल एंड सर्वाइवल फॉर देम। अगर वो दब के रह जाएंगे तो उनको ये सारे देश मिल मिला के खा जाएंगे, इजराइल खत्म हो जाएगा। जैसे पहले कोई देश नहीं था, ऐसे इजराइल कोई देश नहीं रहेगा। ज्यू को जैसे हिटलर ने मार दिया था और कंट्रीज ने मार दिया था, ऐसे ज्यूस का कत्लेआम होगा। तो अगर उन्हें जीवित रहना है, अपनी रेस को जिंदा रखना है, तो उन्हें लड़ना होगा। तो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, हर हिंदुस्तानी के लिए एक मैसेज है कि अपने देश से प्यार करो
और जब 1 करोड़ इजराइल यहूदी पूरी दुनिया पे अपना प्रभाव रख सकते हैं, तो 150 करोड़ की आबादी है, बॉस, हमारी अपनी ताकत को नहीं समझते। सर, इस विषय से आप अपने विषय, पुराने विषय पे आते हैं, तो सर अब जो हालात चल रहे हैं वर्तमान स्थिति में, भारत को क्या करना चाहिए? भारत अभी मतलब जिस जगह खड़ा है, उसकी कूटनीति क्या उसे करना चाहिए कि वो अपने जनता को परेशान भी ना हो, हमारी गैस से महिलाएं परेशान ना हो, पेट्रोल की वजह से हमारी इंडस्ट्री को नुकसान ना हो? ऐसा क्या करना चाहिए जो सब कुछ सही चलता रहे? या ठीक कर रहे हैं इंडिया इस टाइम, उनकी कूटनीति सही है? कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कूटनीतिक दृष्टि के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई देश है। गुड गुड। ये कुछ लोग इसमें डिबेट करना चाहें, फाइन, लेकिन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, और काफ़ी देश मैंने घूमे हैं, काफ़ी लंबी 40-42 साल मैंने फ़ौज में नौकरी की। सल्यूट है सर, आपके उसके सर्विस को सल्यूट। तो मेरे हिसाब से इस समय इंडिया की जो कूटनीतिक जीत है उससे बड़ी कोई बात नहीं, और इसका प्रमाण मैं एक ही लाइन में दूंगा कि कल रात खुद ट्रंप ने कल शाम हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन किया कि साहब जो भी उन्होंने बात करी, अब कितनी जगह ट्रंप खुद फ़ोन करता है और ये कहता है कि साहब आप कुछ करिए। ईरान हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन करता है, रशिया हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन करता है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री, चाहे वो किंग सऊदी हो, चाहे कुवैत हो, कतर हो, कोई भी हो, वो आके इंडिया से मिलता है, हमारे विदेश मंत्री से बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है। आज सारे देश ये कह रहे हैं कि साहब हॉर्मुज़ को खुलवा दीजिए। किससे कह रहे हैं? अमेरिका से नहीं कह रहे हैं, इंडिया से कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत जीत है। इससे बड़ी जीत आप कहाँ? और आज से कुछ सालों पहले क्या ये होता था? कभी नहीं होता था। आज से पहले इंडिया में कुछ यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, हम रोते रोते यूएन चले जाते थे, वहाँ चिट्ठी लिखते थे। हाँ, और यूएन हमें मारपीट चुपचाप करके भगा देता था किनारे से। हम लोगों की कोई से थी? शायद नहीं थी। और आज क्या हमारी से है? बिल्कुल है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कूटनीति के हिसाब से तो इस समय इंडिया टॉप पर है, यही मैं कहूँगा। एक और बात मैं यहाँ पे सर प्लीज, आप देख लीजिए किसी भी देश में, इवन यूरोप में, यूएस में, रशिया में, पड़ोसी देशों में, छोटे देश जो हैं, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, सब जगह चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। सब जगह पेट्रोल बढ़ चुका है, डीजल बढ़ चुका है, गैस या तो मिल नहीं रही है या तो बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रही है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़ाए गए। प्रीमियम पेट्रोल तो बहुत ही कम लोग शायद इस्तेमाल करते हैं, बहुत जो रईस हैं बड़ी गाड़ियों में ज़्यादा तेज चलने के लिए। तो हमारे देश में तो दाम नहीं बढ़े। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और इस बात के लिए बहुत बड़ी कूटनीति है कि इंडिया ने इतने खराब टाइम में भी अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखा है और बिल्कुल रेट नहीं बढ़ाए हैं। और आपने जैसे आप बताया, मुझे लगता है कि इतनी मुस्लिम कंट्रीज जो, चाहे वो सऊदी हो, इन सब ने अपने सर्वोच्च सम्मान से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कितनी बार सम्मान किया? कई बार, ये कई देशों बड़ी कूटनीति है। तो सर जैसे कि आप एक सेना में, सर आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, और सर मुझे लगता है कि बड़ा हमें फख्र हो रहा है, बड़ा गर्व हो रहा है कि आप हमारे साथ आ जाएं। तो सर 2014 के बाद एक सेना के व्यक्ति के रूप में आपने सर क्या बदलाव देखा है इंडियन डिफेंस में, इंडियन इनकी पॉलिसी में क्या फ़र्क आया है? और सर क्या वाकई में फ्री हैंड कर दिया गया है सेना को, और उनको ये ताकत दे दी गई है कि जो आपको ठीक लगे वो करना चाहिए? क्या ये सही है सर? बदलाव, बिल्कुल एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया आया है भारत की सोच में, सेना की कार्रवाई करने के तरीके में। अंग्रेजी में बोलते हैं, पहले हमारा था स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट सर, और वो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट जो है अब हो गया है असर्टिव पोस्चरिंग सर। अब इसको अगर हम हिंदी में समझाना चाहेंगे तो पहले हम लोग चुप हो जाते थे, हाँ हाँ मत करो, हम मारेंगे, और मत मारो, हम कुछ करेंगे, ये हमारे शब्द होते थे। आप प्रूफ दीजिए,
वो पाकिस्तान कहता था आप प्रूफ दीजिए, हम फाइलें बना के प्रूफ दिया करते थे साहब। ये वो कह देते थे, डोजियर भेजते थे, डोजियर भेजते थे, वो कहते थे नहीं जी ये तो हमारा नहीं है, आप कई आदमी। हम यूएन चले जाते थे, हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाते थे, उनको कोई भाव नहीं मिलता था। अब आप देखो, पहले मुंबई अटैक हुआ, क्या हमने कुछ किया उसका जवाब? नहीं किया। पार्लियामेंट पे उससे पहले अटैक हुआ, क्या हमने कोई जवाब दिया किसी को, किसी भी देश को? कुछ किया उनके खिलाफ? नहीं किया। शोर किया, आवाज़ें की, चिल्लाए, पत्र लिखे इधर उधर, बस। तो ये एक ऐसा ही फिलॉसफी थी जो सही है गलत है वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट एक फिलॉसफी थी कि भाई एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। कबूतर उड़ाओ शांति, कबूतर उड़ाओ। तो हो सकता है किसी ज़माने में ठीक रहा हो, बट आज के ज़माने में और इतनी बड़ी फौज जो वर्ल्ड की उस समय पे चौथे आज तीसरे दूसरे नंबर पर फौज है हमारी, वो उसको आप बोल रहे हो कि आप चुपचाप बैठ जाओ और हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, और ये हमने किया। तभी तो हमारे देश में इतने सारे अटैक हुए, इतने सारे बम फोड़े गए, इतने ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई पार्लियामेंट, इससे ज़्यादा अब क्या होगा? लेकिन अगर वो पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं तो ये तो सर बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कमी है। तो सर इसका मतलब आपने इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, वो हमारी सोच की कमी थी कि हमने उसके ऊपर कुछ एक्शन रिएक्शन किया ही नहीं कर पाए। तो ये जो है वो अब बदली होगी। तो सर वो डायलॉग बिल्कुल सही है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। मतलब इस बात से आप भी और मारेंगे। क्या बात है। जय हिंद सर, जय मजा आ गया। मजा आ गया। आप उसका आप उदाहरण देख लीजिए सर। 2016 में हुआ, मारा घुस के मारा, 19 में हुआ मारा, अभी 25 में हुआ तो सिंदूर मारा, और ऐसा मारा कि वो तिलमिला गए, उनसे कुछ हो ना पाया, कुछ नहीं कर पाए, डर के दुबक गए। जो काम इंडिया करती थी चिट्ठी लिखने वाला, वो पाकिस्तान कर रही थी। अब वो पाकिस्तान कर रही थी, चिट्ठी लिख रही थी। इससे भी बड़ी बात, पहले जो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट जिसका नाम जिक्र आता है, वो क्यों था रेस्ट्रेंट? हम क्यों नहीं आगे जाते थे? दैट वाज अ न्यूक्लियर ब्लफ। बोले हम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक मार देंगे। अरे भाई न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर मार देंगे, इसलिए हम अटैक ही नहीं करते थे, हम कुछ जवाब ही नहीं देते थे, पिटाई खाते रहते थे, जबकि हम बड़ा देश है, मजबूत देश है, मजबूत आर्मी है, फिर भी ये ब्लफ आज भारत ने कॉल कर दिया है, खत्म कर दिया है। बोले परमाणु हो या मत हो, आप रखिए अपने पास, आपके पास है, हमारे पास। क्या बात है। तो ये जो एक थिंकिंग में चेंज आया, पॉलिटिकल थिंकिंग में जो चेंज आया, देश की सोच में जो एक नजरिया बदला है, ये है इसका कारण। और सेना न पहले कमजोर थी, ना आज कमजोर है, बस नेतृत्व बदला है। तो सर मुझे लगता है कि एक वो एसेंटेंस था जो अभिनंदन को इन्होंने पकड़ लिया था, और सिर्फ भारत के एक दबाव की वजह से उन्होंने उसको छोड़ा। और कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि वो उनके पैर कांप रहे थे आर्मी चीफ के, और वो कह रहे थे कि अभिनंदन को तुरंत छोड़ दो, वरना हिंदुस्तान 100% अटैक करने वाला है। तो ये नहीं, नो डाउट सर, हिंदुस्तान की मिलिट्री को बहुत बहुत सलाम और सल्यूट, जिनकी वजह से हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं। सर आपको भी बहुत बहुत सल्यूट सर, आप इसका पार्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्या भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है? आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं सर, ब्रह्मोस हम आगे दे रहे हैं, लोगों को, दुनिया को दे रहे हैं। तो क्या लगता है सर भारत अब इंडिपेंडेंट हो चुका है रक्षा के क्षेत्र में? हाँ, भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है तो हमको नहीं बोलना चाहिए, हो चुका तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी हैव प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स। हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इन पिछले कुछ सालों में। तरक्की की है। हाँ, जब पहले एक ज़माना था जो ये 9mm पिस्टल होता है, जो आपने पुलिस में भी देखा हो, एक कार्बाइन लेके घूमते हो, छेद वाला बैरल होता है, उसमें लंबी सी मैगजीन लगी होती है, वो 9mm उसके अंदर गोली होती है, इतनी छोटी सी गोली होती है। इंडिया में 9mm एम्यूनिशन नहीं बनता था, इतनी छोटी सी गोली होती है। ये एक टाइम था, हम वो भी बाहर से खरीदते थे, बड़े हथियार तो खरीदते ही थे। पैंटी थे। एक जमाना था जब
अमेरिका ने बोल दिया था कि हम आपको टैंक के अंदर की चीज़ें नहीं देंगे, तेल सप्लाई नहीं करेंगे टैंक में चलने वाला, टैंक के स्पेयर पार्ट जो खराब हो जाते हैं चल वो नहीं देंगे अगर आप कुछ करोगे तो हम चुप बैठ जाया करते थे कि भैया ठीक है क्या करें। आज अगर आप देखो तो इंडिया के पास आत्मनिर्भर बिल्कुल हो गया इंडिया। चल रहा है ये काम, बहुत तेजी से चल रहा है। आज आप देखिए हम लोग टैंक बना रहे हैं, अर्जुन टैंक इंडिया का बन रहा है, तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया का है जो कि 4 जनरेशन में है और 4.5 जनरेशन जो कि एकदम टॉप नॉच एयरक्राफ्ट है। प्रोग्रेस है। हेलीकॉप्टर नहीं होते थे पहले, आज इंडिया लाइट हेलीकॉप्टर भी बना रहा है और प्रचंड नाम से अटैक हेलीकॉप्टर भी बना रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिसाइल्स हैं, चाहे वो छोटी मिसाइल हो, कम दूरी की हो, 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक की ब्रह्मोस बना रहा है अलग अलग नाम से। अब वो सारे डिटेल में नहीं देना चाहता हूँ, बट बहुत सारी मिसाइलें बनाई जा रही हैं। जैसे मैंने बताया कि वो इतनी छोटी सी बुलेट नहीं बनाते थे, आज हमारे भारत में, हमारे यूपी में ब्रह्मोस बन रही है। एक बनाई जा रही है AK-203 नई एकदम, AK-47 का भी बहुत एडवांस वर्जन जिसको कि रशिया भी हमसे खरीदेगा और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही बढ़िया हथियार बनाया जा रहा है। तो और नेवी का देखें तो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बना रहा है। क्या बात है। परमाणु पनडुब्बियां इंडिया बना रहा है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत विस्तृत रूप से इंडिया ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही नहीं, आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है चीजें। बहुत बड़ी बात है। पहले सारी चीजें तो इंपोर्ट करते थे, गोली नहीं होती थी हमारे पास। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इससे फॉरेक्स के ऊपर कितना असर पड़ता है। जबरदस्त, जबरदस्त। आपका वो पैसा बचता तो है ही, प्लस बाहर वाले आपसे खरीदते हैं तो फॉरेक्स आता भी है। वो आता भी है। प्लस लड़ाई के टाइम पे आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं सर। कोई आपसे नहीं कह सकता तुम लड़ोगे तो मैं ये नहीं दूंगा। ठीक, बोले मत दे भाई, हमारे पास है, बना रहे, हम बना रहे। ठीक है सर। सर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं सर। भारतीय रक्षा रणनीति में कोई मूलभूत मतलब फंडामेंटल बदलाव हुए हैं? क्योंकि सर मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक एंटनी होते थे रक्षा मंत्री NDA के यूपीए के टाइम में, उनका ये स्टेटमेंट था कि हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, हम कहाँ से खरीदें। तो सर ये इतना ज़्यादा ये बदलाव कैसे हुआ, क्या चमत्कार हुआ, क्या हुआ सर ये इतना ज़बरदस्त चेंजेस? बिल्कुल, अभी ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि अब इन सब चीज़ों की वजह से ये चेंज आए हैं। एक ज़माना था जब हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, मुश्किल से एक टाइम था 7 दिन का रिजर्व रह गया था। 7 दिन का रिजर्व रह गया था। नॉर्मली इंडिया मेंटेन करता था 20-21 दिन का, 22 दिन का रिजर्व मैक्सिमम। आज आपको शायद ज्ञान हो कि सालों का रिजर्व है ऑयल का। अच्छा, तो मैं ध्यान आ रहा है मोदी जी का एक वो था सेंटेंस कि हमारे पास 55 दिन का रिजर्व ऑयल है। बहुत है। अच्छा है। मोर देन 250 मिलियन बैरल्स ऑफ रिजर्व इज टुडे। बहुत बढ़िया। फॉरेक्स का कई साल का रिजर्व है। पहले फॉरेक्स हमारे पास बहुत कम हुआ करता था, एक जमाना था कि हम सोना लोग बेच रहे थे सर, सोना बेच रहे थे सर। तो ये सब चीजें आपकी याददाश्त में भी होंगी, हमारे व्यूअर्स की याददाश्त में भी होंगी। अगर आप ध्यान करेंगे तो ऐसे स्थितियां थी जब लोगों से बोला गया भाई साहब कम खाइए, कम ट्रैवल करिए, ये सब चीज एक जमाने में था, हमारे टाइम में था। जी हाँ। आज आपको लड़ाई चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी, पेट्रोल खत्म हो गया या गैस खत्म हो गई, तो वरना हुआ तो कुछ नहीं। और उसके ऊपर से दुनिया के लिए हॉर्मुज़ बंद है, इंडिया के लिए खुला है। इंडिया के लिए 4 जहाज, 2 आज आ रहे हैं, 2 पहले आ चुके। बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है सर। ये कितनी बड़ी बात है। जीत है। सिर्फ आपको क्या करना है, भारतीय झंडा लेकर के और लगाना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। भारत माता की जय। क्या बात है सर। मुझे याद आ रहा है पहले बसों में लिखा होता था कि कृपया अपनी सीट के नीचे ध्यान से देख लें,
वो लवारिस वस्तु है तो बम हो सकती है। सर वो सब तो लोग भूल ही चुके हैं जब से नई सरकार आई है, नो डाउट सर, बहुत बढ़िया सर। अब पहले की उल्टा है। अब उल्टा है सर। पहले की सरकारें निर्णय लेने में देरी करती थी, क्या रीजन था, किस दबाव में रहती थी वो, वोट बैंक की लड़ाई थी, क्या था सर? इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? देखिए, सरकार जो निर्णय लेती है उसके पीछे एक कारण तो होता नहीं है सर। बहुत सारे कारण होते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, वेयर विदॉल नहीं थे सर, अपने स्वावलंबी नहीं थे, तो ये कई सारे चीजें थे जिससे हर चीज के लिए दूसरे आदमी का मुंह देखना पड़ा थे। तो अगर मेरे को पानी चाहिए आपसे, आप भी पानी दे सकते हो मेरे को, तो मैं आपकी बात तो मानूंगा मानना ना। पड़ेगा, ब्लैकमेल करेंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं आप ऐसा यहाँ मत खड़े होइए, तो मैं वहां नहीं खड़ा होऊंगा। बोले आप यहाँ बैठ जाइए तो मैं बैठ जाऊंगा, पानी पीना है सर। ये स्थिति थी पहले। सर आज आपको ऐसा कोई दबाव नहीं है, किसी के दबाव में नहीं हो। वो हमने पहले डिस्कस भी किया कि आज हमारी कूटनीतिक जीत कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी जीत है हर तरीके से, चाहे वो कूटनीति को लेके हो, चाहे वो फॉरेक्स को लेके हो, चाहे वो ऑयल। पहले ऑयल कुछ 3-4 जगहों से, मतलब 6-7 कंट्री से आता था, वो बढ़ा के हुआ 20-21 जगहों से, 27 जगहों से। आज की डेट में इंडिया 41 कंट्रीज से ऑयल से इंपोर्ट कर रहा है। तो एक आदमी के दबाव में कैसे आएंगे? एक आदमी ने दबाव दिया, बोले ठीक है भाई तू बैठ मत कर यार, 39 और हम दूसरे जगह से ले लें। ठीक सर, ठीक सर। सर मुझे लगता है सर आपने आंखें खोल दी सर हमारे व्यूअर्स की आज। मतलब ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं पता होती लोगों को, सर नहीं पता होती। हाँ। बड़े सर अच्छी सर। मैं मतलब वही अपनी बात फिर से सेकंड करूंगा। मेरा क्वेश्चन था पहले भी कि सीमा पर सैनिकों को ऑपरेशनल स्वतंत्रता दे दी गई है, तो ये सही है या गलत है? इसका हमको फायदा मिल रहा है या नुकसान पहुंच रहा है? सीमा पर भी और वैसे भी किसी भी ऑपरेशनल एरिया में भारतीय फौज पहले जो थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड उनको किया गया था, ताकि कोई फालतू का जवाब न देना पड़े कहीं भी। इसलिए उनको कोई भी हथियार चलाने से पहले परमिशन लेना पड़ता। कश्मीर में ऐसा होता था कि आपकी गाड़ी जा रही है, कोई औरतें वहाँ पे एक सिगड़ी होती है, सिगड़ी वो ठंडी ज़्यादा होता है सर, तो एक छोटी सी वो नीचे अंदर लगा लेते हैं। हाँ, सर उसके अंदर कोयले छोटे वाले हाँ, हाथ तापते रहते हैं। हाथ तापते रहते हैं। वो सिगड़ी उठा के फेंक दिया करते थे जीप पे पत्थर मारा करते थे। छोटे छोटे लड़के, 18 साल 19 साल 15 साल के बच्चे पत्थर मारा करते थे फौजियों के ऊपर, और फौजी गोली नहीं चलाते थे। गोली चलाना तो खैर क्या है, लेकिन उनको मना भी नहीं करते थे, उनकी पिटाई भी नहीं करते थे, उनको रोकते भी नहीं थे, कुछ नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको मार देना चाहिए, नहीं, लेकिन कम से कम उसको पकड़ के 2-4 घंटे रखते कि तुम नहीं मारोगे, अगली बार वो नहीं मारता। हाँ, गलत कर रहा था। हाँ, ये गलती उसका एहसास उसे दिलाना था, लेकिन ये सब नहीं होता था। तो इस प्रकार के पाकिस्तान बॉर्डर पे, जैसे पाकिस्तान ने गोली चलाई, पाकिस्तान ने रॉकेट चलाए, आपकी पोस्ट पे आए, गिरे, बर्बादी की, जो भी नुकसान करना था वो किया। हम लोग नहीं चला पाते थे, परमिशन आना होता था। तो ये कारण थे। चाइना ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना के साथ उनके सैनिक आगे आ जाते थे, हमारे सैनिक आगे नहीं जाते थे। जहां हो वहीं रहो, ये सारी स्थितियां थी उस समय। ये क्या पॉलिसी है सर? अब ये तो हम बोलना नहीं चाहेंगे कि वो क्या पॉलिसी। ठीक है सर, पॉलिटिकल हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये ऐसा स्थिति थी। आपने देखी सर, आपने तो ये होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन आज वो एक मारते हैं। अब आपने कभी सुना न्यूज़ में कि साहब जम्मू में या पुंछ में गोली मार दी और कुछ लोग मर गए? अभी उल्टा होता है, वो एक गोली आती है तो यहाँ से 100 जाती है वापस। अभी वो चुप बैठे रहते हैं, कोई पंगे नहीं लेता है। डोकलाम हुआ, चाइना ने सोचा हम कुछ कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए, वापस चले गए। उसके बाद जो वहाँ पे हमारे 20 सोल्जर्स को मारा, हमने कई गुना सोल्जर्स को मारा, डर के भाग गए।
कोई आगे नहीं बढ़ता इस समय। आज की डेट में इंडिया से पंगा लेने का मादा किसी में नहीं है, कम से कम आसपास तो नहीं है। बिना बात किसी का अकारण पंगा कोई नहीं लेगा। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए रीजन होगा तो कोई बात अलग होगी, तो लेकिन ये स्थिति आज है। तो सर क्या लगता है कि क्या भारत वास्तव में दो मोर्चों पे, टू फ्रंट्स पे लड़ाई करने के लिए सक्षम है, कर सकता है, कैपेबल है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट टू फ्रंट्स नहीं, इट इज 2.5 फ्रंट। सर व्हाट इज दैट हाफ फ्रंट? एक फ्रंट तो जैसे आपने बोला टू फ्रंट, तो एक फ्रंट हो गया चाइना, एक फ्रंट हो गया पाकिस्तान। सर वाई आई एम सेइंग 2.5 फ्रंट? मैं आधा फ्रंट कहाँ से लाया? सर ये है इंटरनल प्रॉब्लम, जो हमारे अंदरूनी, जो हमारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे को बाहर भी देखना है फौज को और अंदर भी सुरक्षित रखना है। पीछे से आपकी फौज जा रही है, पीछे से रेल लाइन उखाड़ लेंगे, रेल पे ब्लास्ट, सामान जा रहा है, ट्रक जा रहे हैं, फौज के एम्युनिशन, असला जा रहा है, उसको उड़ा दिया। वो भी देखना है सर। वो देश के अंदर होता था, हो भी सकता है आगे भी, क्योंकि स्लीपर सेल हैं। और मैं इंटेलिजेंस से हूं तो मुझे पता तो है। आपको तो सब अंदर की पता है बातें। और ये आप देख भी चुके हैं, जो अभी अक्टूबर में 25 में हुआ स्लीपर सेल था ना दिल्ली में, वो था अल फलाह यूनिवर्सिटी में स्लीपर सेल है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में स्लीपर सेल है, डॉक्टर्स थे सर, मुरादाबाद में हारिश वो लड़का पकड़ा गया, स्लीपर सेल है। सर तो ये स्लीपर सेल है, और ये किस समय पे कब उठ के नुकसान करेंगे नहीं जानते। तो हमें लड़ाई लड़नी है, टू फ्रंट तो लड़ना ही है, 2.5 फ्रंट हो गया, 2.5 फ्रंट लड़ना है। और आज की डेट में इंडिया बिल्कुल तैयार है 2.5 फ्रंट लड़ाई लड़ने के लिए। सीडीएस का पोस्ट का निर्माण हो गया, वो नया निर्माण हो। उसके लिए हमारे पास IBTs हैं, जो इंटीग्रेटेड बैटल के लिए मतलब उसमें क्या होता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब के जो हैं नुमाइंदे रहेंगे, एयरफोर्स सब, और वो एक ही आदमी करेगा, तो इनको थिएटर कमांड बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, बड़ी शीघ्रता से लागू हो जाएगा। बढ़िया। हाँ, इसी प्रकार इंडिपेंडेंट बैटल टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें कि आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, एयरफोर्स सबके टुकड़ियाँ होंगी, और वो एक साथ रहेंगे, ताकि वो एक ही टाइम पे हर चीज़ उधर है और रिएक्शन कम हो जाएगा। आप तेज़ी से एक्शन करके लड़ाई का रुख मोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो दुनिया के शायद ही किसी मुल्कों में है, एक आध को छोड़ के। ऐसी चीज़ें इंडिया ने आज कर ली हैं, और आर्मी आगे है, और 2.5 फ्रंट के लिए हम तैयार हैं, आर्मी की तरफ से भी और हमारी कहें तो पॉलिटिकल विल की तरफ से। देश लड़ाई में जब जाता है, पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज वो पॉलिटिकल विल भी है, पहले नहीं थी, आज है। और इसी कारण से हमारी इस समय जो आप पोजीशन देख रहे हैं इंडिया की, इतनी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि बहुत फायदा मिला हमारे व्यूअर्स को, और लग रहा है कि हम लोग कितने अच्छे माहौल में और कितने अच्छी सरकार है हमारी, कि हम हर कूटनीतिक स्तर पे अपनी जीत ले चुके हैं। दो देश जो एक साथ आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आज पाकिस्तान कहाँ है, दूसरों मुल्क पे डिपेंड है, भीख मांग के अपना काम चला रहा है। हिंदुस्तान आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो ये सब एक बड़ी विल पावर की ज़रूरत होती है इसके लिए, जो हमारे पास है। और फिर से एक बार, ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। मुझे लगता नहीं है जब तक ये नेतृत्व तो हमारे पास है, हमको गैस की या डीजल की कोई परवाह या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे हाथों में हमारा देश आज है। मेरे जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स की आंखें खोल दी, और सर दिल से सैल्यूट आपको, क्योंकि सर आप लोगों की वजह से हम लोग चैन से सो पाते हैं। इंडियन आर्मी को बहुत बहुत सैल्यूट, मेरा बहुत बहुत सैल्यूट सर। ये छोटा सा मोमेंटो हमारी टीम की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप आए, आपने तक टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।